नमस्कार दोस्तों, रेडियो हिंदुस्तान से मैं वर्षा अग्रवाल सुनाने जा रही हूँ भारत की खबर। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है हमारा भारतवर्ष। 2030 से पहले हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगी, गौतम अडानी ने जताया भरोसा। वर्ष 2030 से पहले भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और उसके बाद 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह भरोसा अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने जताया है। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 को संबोधित करते हुए गौतम अडानी ने कहा है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था और लोकतंत्र के संयोजन की सफलता की कहानी का कोई समांतर नहीं है। 21वें वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स को संबोधित करने के दौरान अडानी ने कहा है कि इस आयोजन की 118 वर्ष के इतिहास में पहली बार भारत को चुना जाना वास्तव में भारत की आर्थिक महाशक्ति बनने का सफर शुरू करने की पहचान बनकर उभरा है। यह 1.4 अरब भारतीयों की असीम विश्वास और विश्व की सबसे तेजी बढ़ती अर्थव्यवस्था को यात्रा को दर्शाता है। भारत के गहन विचार के पैमाने का इससे बेहतर उदाहरण नहीं हो सकता है कि इस शानदार जियो कन्वेंशन सेंटर द्वारा उक्त आयोजन का प्रदर्शन किया गया है। गौतम अडानी ने कहा है कि कोविड महामारी ने रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध, बदलती जलवायु से उत्पन्न चुनौती, ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और मुद्रास्फीति की अभूतपूर्व तेजी ने वैश्विक नेतृत्व का संकट पैदा कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रूपरेखा में मौलिक रूप से बदलाव देखने में आए हैं और वैश्वीकरण के उस तरह के बदलाव सामने नहीं आए जैसी की भविष्यवाणी की गई थी। बहुस्तरीय संकट ने महाशक्तियों की एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय विश्व के मिथक को तोड़ा। तथ्य है कि हमारी कई धारणाओं को चुनौतियों का हवाला दिया गया है कि यूरोपीय संघ एक साथ रहेगा, कि रूस को एक कम अंतर्राष्ट्रीय भूमिका स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जाएगा, कि चीन को पश्चिम लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अपनाना चाहिए, कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत प्रकृति के सार्वभौमिक है और कि एक महामारी के बढ़ने का मतलब होगा कि विकसित देश विकासशील देशों की मदद के लिए कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन इनमें से हर एक विश्वास डगमगाती राह पर है। इस बहुस्तरीय संकट ने महाशक्तियों को एक ध्रुवीय द्विध्रुवीय विश्व के मिथक को तोड़ दिया है, जो वैश्विक वातावरण में कदम रखने के साथ ही स्थिर भी कर सकती है। इसे बतौर उदाहरण समझते हैं कि कल मिस्र में COP27 पर पर्दा गिरा। सन 1992 में जब जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए विश्व एक पटल पर था, तब स्थायी तरीके से आगे बढ़ने के लिए सक्षम आर्थिक विकास का सिद्धांत दिया गया था। हालांकि विकसित देशों द्वारा अपेक्षित योगदान देखने में विफलता देखी गई है। ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के साथ समान विकास को संतुलित करने का संघर्ष उम्मीदों से बहुत कम हो गया है। यह विश्व में कदम रखने का सिर्फ एक उदाहरण है जहां हर देश अपने निर्णय स्वयं लेता है। ऐसे में आर्थिक स्थिति और कमांड एंड कंट्रोल संरचनाओं का प्रबंधन करना उत्तरोत्तर कठिन होता जाएगा। इसलिए मेरे विचार से उभरती हुई बहुध्रुवीय विश्व महाशक्तियों, मल्टीपोलर वर्ल्ड सुपर पावर्स को ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो संकट में जरूरी कदम उठाने और दूसरों की मदद करने का जिम्मा लेते हैं और अन्य राष्ट्रों की अधीनता के लिए धमकाते नहीं हैं, जो मानवता को अपने सबसे प्रमुख संचालन सिद्धांत के रूप में रखते हैं। एक सुपर पावर को चाहिए कि वह एक संपन्न लोकतंत्र भी हो और एक साथ ही यह भी मानना चाहिए कि लोकतंत्र की कोई एक समान शैली नहीं है, अपितु यह शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और कौशल विकास में सार्वभौमिक चुनौतियों का सामना करने के लिए, सामाजिक विकास को सक्षम करने के लिए, अपनी तकनीक को साझा करने के लिए इस राष्ट्र की इच्छाओं के अनुकूल हो। पूंजीवाद की वह शैली जो विकास के लिए विकास को आगे बढ़ाती है और समाज के सामाजिक ताने बाने की अपेक्षा करती है, सही मायने में अब तक के सबसे बड़े अवरोध का सामना कर रही है। यह ऐसी मल्टीपोलर दुनिया में है कि भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति की नींव इसकी संस्कृति मान्यताओं के साथ प्रासंगिक हो जाती है। इसका कारण यह है कि यह एक आर्थिक महाशक्ति बनने की यात्रा करती है जो एक लोकतांत्रिक समाज की सीमाओं के भीतर विशाल सामाजिक विकास के साथ मौद्रिक विकास को जोड़ती है। इसी संदर्भ में मैं अपने विचार व्यक्त करता हूँ। यह प्रलेखित है कि सन 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय यह राय थी कि भारतीय लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा। न केवल हम बच गए बल्कि भारत को अब एक सरकार से दूसरी सरकार के सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण के लिए एक रोल मॉडल माना जाता है।
साथ ही 2 दशकों से भी अधिक समय की अपेक्षाकृत कम अवधि की सरकार और गठबंधनों के बाद हमें अपने बहुमत वाली सरकार मिली है। उम्मीद के मुताबिक इसने हमारे देश को राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली में कई संरचनात्मक सुधारों की शुरुआत करने और शीघ्रता से निष्पादन के साथ दीर्घकालिक दृष्टिकोण को संतुलित करने वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने की क्षमता प्रदान की है। आइए कुछ अन्य समर्थकारी कारकों पर एक नजर डालते हैं। हमारे लोकतंत्र को 75वें वर्ष पूरी हो चुके हैं। यह हर एक भारतीय के औसत जीवन काल के बारे में है। इस अवधि के दौरान भारत ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है। जीडीपी के अपने पहले ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने में हमें 58 वर्ष का समय लगा। साथ ही अगले ट्रिलियन तक पहुंचने में 12 वर्ष, तीसरे ट्रिलियन तक के लिए 5 वर्षों का समय लगा। जिस गति से सरकार एक साथ सामाजिक आर्थिक सुधारों की एक विशाल मात्रा को क्रियान्वित कर रही है, मुझे उम्मीद है कि अगले दशक के भीतर भारत 12 से 18 महीनों में अपने सकल घरेलू उत्पादन में $1 ट्रिलियन जोड़ना शुरू कर देगा, जिससे हम ट्रैक पर पहुंच सकेंगे। यह हमें शेयर बाजार पूंजीकरण के साथ वर्ष 2050 तक $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर ले जाएगा, जो संभवतः $45 ट्रिलियन से अधिक हो जाएगा। इन संख्याओं की प्रासंगिकता को स्पष्ट करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका आज 45 से $50 ट्रिलियन के शेयर बाजार पूंजीकरण के साथ $23 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत के लिए यह पूर्ण विकास संख्या आज और वर्ष 2050 के बीच किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक होगी। नाममात्र डॉलर आधारित जीडीपी कथा अभी भी भारत की वास्तविक क्षमता को चित्रित नहीं करती है। देश की क्रय शक्ति समानता के संदर्भ में किसी भी जीडीपी विस्तार के पैमाने के महत्व को सामान्यीकृत किया जाना चाहिए। पीपीपी के इस संदर्भ में वैश्विक जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2050 तक 20% में उत्तर में होगी। मैं आपसे इस अविश्वसनीय संभावना पर विचार करने का आग्रह करूंगा, जैसा कि आप भारत के बारे में सोचते हैं। एक देश जिसे औपनिवेशिक शासकों द्वारा क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, आज असाधारण विकास के मुहाने पर खड़ा है और अपने लोकतंत्र और विविधता से समझौता किए बिना उच्च आय वाले राष्ट्र के रूप में उभरने के रास्ते पर चलने वाला एकमात्र प्रमुख देश है। अब मैं उस भारत के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे मैं वर्ष 2050 में देखता हूं और साथ ही परस्पर जुड़े कारकों के एक समूह की रूपरेखा तैयार करता हूं जो भारत के भविष्य के मार्ग को स्थापित करता है। ये सभी बिंदु संयुक्त रूप से आगामी 3 दशकों को विश्व पर भारत के प्रभाव के लिए सबसे परिभाषित अवधि बना देंगे। धन्यवाद।